हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ जो इस समय ताज़ा मुद्दा चल रहा है। तो साथियों, एक तरफ जहाँ अभी अपना भारत महामारी से जूझ रहा है और इससे भारत उबर नहीं पाया है, तो दूसरी तरह की मुसीबत ने हम सबको घेर लिया है और ये मुसीबत है टिड्डियों का हमला। कई दिनों से ये चल रहा है कि भारी संख्या में टिड्डियाँ आ चुकी हैं। अब ये टिड्डियाँ पूरे भारत में फैल चुकी हैं और जो टिड्डियाँ हैं ये किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं। इस समय जो भी फसल है, मूंग है, गन्ना है और बाकी जो भी हरी फसलें हैं या सब्जियां हैं, उन खेतों में जा कर के बैठती है और पूरी तरह से उनको चर डालती हैं। जानकार बताते हैं कि टिड्डियों का जो झुंड है, जो दल है, वो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक एकदम से चलता जाता है। जैसे कोई आंधी तूफान का गोला उठता है, वैसे टिड्डियाँ आती हैं और हमला बोलती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक तो ये किसानों के खेतों तक हमला बोल चुकी हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि जब शहरों में हमला बोलेंगे, शहरों के अंदर आएंगी, तो इनको भगाना मुश्किल होगा। भगाने का जो इंतज़ाम बताया गया है कि टिड्डियों को सिर्फ आवाज़ से भगाया जा सकता है। लोग कनस्टर बजा रहे हैं, लोग डीजे बजा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ढोल नगाड़ा, ऐसी चीज़ें किसान बजा करके उनको भगा रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी जो मुसीबत आ गई है, मुझे नहीं पता है कि अभी हम कोरोना महामारी से भारत उबरा नहीं है, इससे कोई अभी निजात नहीं मिली है, कोई दवाई नहीं मिली है और टिड्डियों का हमला आ गया है। पूरी तरह से टिड्डियाँ हमला कर चुकी हैं, जकड़ चुकी हैं किसानों के खेतों को। तो आने वाले समय में सरकार इस मुसीबत से कैसे निजात पाएगी, इसके लिए क्या दवाई होगी भी कि नहीं होगी, बस सोचने वाली बात यह है कि आने वाले साल में हम खाएंगे क्या। अगर टिड्डियाँ फसल को बर्बाद कर देंगी तो आपके और हमारे पेट में अनाज कहाँ से आएगा। अब ये बहुत बुरा वक्त आ गया है, सबको सोचने की, चर्चा करने की और रास्ता निकालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपके सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ। तो हमने एक खबर चलाई थी। खबर ये थी कि चित्रकूट ज़िला के बरगढ़ क्षेत्र में जो एक गांव है, वहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। इस समय जो आंधी तूफान आ रहा है, उससे लोगों की झोपड़ियाँ उड़ गई हैं, जिसमें से एक महिला का झोपड़ी बचाते समय हाथ भी टूट गया है। इस खबर को जब हमने अपने चैनल में चलाई तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे इसमें सवाल भी आए हैं। इस मुद्दे को लोग देखना भी चाह रहे थे। इसमें से मैं कुछ सवाल पढ़ना चाहती हूँ। सवाल अलग अलग तरह के हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे बहुत ज़रूरी लगा वो मैं पढ़ रही हूँ। ये सवाल भेजे हैं जिनका नाम है शहीद खान। शहीद खान लिखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सो सब गुड वर्क। तो शहीद जी के सवाल का जो मेरा जवाब है बस यही है कि ये सवाल जब मैं आपका शहीद जी पढ़ रही थी, और मैं आपको शुक्रिया भी बोलना चाहती हूँ सवाल भेजने के लिए, मैं सोच रही थी कि ये सवाल मुझे नहीं पता कि आपने सही में मोदी है तो मुमकिन है लिखा है या आपने इसमें टांट कसा है या आपने मतलब इसको उल्टी तरह से लिया है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार काहे के लिए टांट कसते हैं। तो मैं सोच रही थी, लेकिन मैं इसमें जवाब ये भी देना चाहती हूँ, चूँकि आपका सवाल है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे ये लगा कि जिस तरह से जो भक्तगण हैं, जिनको अंधभक्त भी बोलते हैं, जो बिना देखे सुने मोदी है तो मुमकिन है बोलते रहते हैं, गुड वर्क बोलते रहते हैं, और आपने भी कहा है, तो हो सकता है कि मैं आपका नाम या तो उस श्रेणी में गिनूं, और अगर आपने इसको टांट कसने के रूप में अगर आपने सवाल किया है तो उसका जवाब खैर मेरे पास है। मैं ये सोच रही थी
कि क्यों ऐसे लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है और गुड वर्क है। जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं ये क्यों नहीं दिख रही हैं और कैसे आप इसको मुमकिन बता रहे हैं। अगर मैं बरगढ़ क्षेत्र की ही बात करूं, जहां पर गरीब लोग लगभग 30-40 लोगों का परिवार है जो कासे की झोपड़ी बना करके रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है। उनकी झोपड़ियां आंधी तूफान में उड़ गई हैं। एक महिला का हाथ टूट गया है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अगर उनके पास ये आवास होता तो झोपड़ी न उड़ती और वो भी आराम से रहते। इतनी तपती धूप में जहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान 2 दिन लगातार बुंदेलखंड में दर्ज किया गया, ऐसी तपती गर्मी और धूप में वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। साथियों, एक खबर और हमने चलाई। खबर ये थी कि नरैनी क्षेत्र के गाँव में मनरेगा का काम लगा हुआ है और वहाँ पर गाँव के लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो सचिव है वो लोगों के जॉब कार्ड अपने घर में रखे हुए हैं। अगर लोग अपने जॉब कार्ड मांगते हैं तो लोगों से 200-300 रुपये मांगता है और उनके जॉब कार्ड नहीं देता है। सरकार ने आदेश दिया था कि जो गरीब मजदूर लोग हैं जो मनरेगा में पहले से भी काम कर रहे थे उनको जॉब कार्ड में फ्री राशन दिया जाएगा, लेकिन ये सचिव लोगों के जॉब कार्ड अपने घर में रखे हैं, जिस वजह से मजदूरों को, गरीबों को पहली बात फ्री राशन नहीं मिल पा रहा है और जो मनरेगा में काम भी कर रहे हैं उसकी एंट्री भी सही तरीके से नहीं हो रही है। इससे मजदूर बहुत परेशान हैं और ये शिकायत हमारे पास आई। हमने इस खबर को अपने चैनल में चलाया, लोगों ने बहुत कमेंट किया है, खबर को देखा भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लगभग 15,000 से ज़्यादा अभी तक लोग इसको देख चुके हैं। इसमें सवाल जो आए हैं मैं इसमें से एक सवाल को पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं सुखलाल यादव। सुखलाल यादव जी लिखते हैं कि सरकार सहित पूरा सिस्टम ही चोर है। यदि सरकार ईमानदार हो तो अधिकारी कर्मचारी 2 दिन में ईमानदार हो सकते हैं। सुखलाल जी, सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका सवाल 100% सही है। ये गांव की कहावत है ना कि 100% जो है वो सही है। और मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ कि इस समय इतनी मुसीबत में सरकार का पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। जहाँ पर ज़रूरत है गरीबों की, मज़दूरों की हेल्प करने के लिए, उसकी बजाय ये सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इसका जम करके फ़ायदा उठाया है लोगों को परेशान करने में। और इसका जीता जागता उदाहरण ये मनरेगा में काम करने वाले मज़दूर भी हैं। बाकी जो मज़दूर आ रहे हैं पलायन करके, जो पैदल आ रहे हैं, वो आप साफ़ सुथरा देख ही सकते हैं। तो बस मैं सीधे तौर पे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार करना क्या चाहती है, अधिकारी करना क्या चाहते हैं। सरकार सुधर जाए तो अधिकारी सुधर। मैं तो कहती हूँ जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, अरे भैया आप लोग भी तो कहीं ना कहीं गरीबी से शुरुआत में जुड़े रहे होंगे ना। आपके माँ बाप, आपके परिवार वालों की मुसीबतें आपने देखी होंगी, तो क्यों ऐसे मुसीबत में मज़दूरों से पैसा मांगा जा रहा है। साथियों, एक खबर हमने जो कवरेज किया जिसका शीर्षक था खबर पहुंचाने वाले खुद बने खबर। इस खबर को हमने इसलिए किया क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया हाउस में और मीडिया के क्षेत्र में इस लॉकडाउन का किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों ने अखबार को लेना बंद कर दिया है और बहुत सारे मीडिया हाउस के लोगों ने आर्थिक मंदी की वजह से अपने कर्मचारियों को भी निकाल दिया है। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो अलग अलग तरह की दिक्कतें और मुसीबतें थीं। खास करके जो हाकर हैं, जो अखबार बेचने का काम करते हैं और जो प्रिंट अखबार है, वहाँ पर हमको ये पता चला कि किस तरह से प्रिंट अखबार की संख्या घट गई है। क्योंकि लोग चाहते थे कि जो अखबार है वो अखबार कई हाथों से गुजर करके आता है और उनके घर तक कहीं कोरोना भी ना आ जाए, इसलिए भारी संख्या में लोगों ने अखबार को लेना बंद कर दिया। जो हाकर थे, जिससे सिर्फ वही एकमात्र साधन था, रोजी रोटी थी कि वो पेपर बेच करके जो पैसा मिलता था, जो कमीशन उनको मिलता था, उससे वो अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे। तो भुखमरी के कगार में हाकर भी आ गए हैं।
जो सवाल भेजे इनका नाम है चुनबाद कुमार। चुनबाद कुमार जी लिखते हैं कि कोई भी न्यूज़ डालने से पहले गांव का नाम ज़रूर डालें, क्योंकि कोई लोग वीडियो देखने से पहले बाद में देखता है। चुनबाद भाई, जो आपने सवाल भेजा है उस सवाल को मैं थोड़ी समझने में कंफ्यूज हो रही थी कि जो सवाल आपने भेजा है वो खबर लहरिया के लिए भेजा है या अन्य मीडिया के लिए भेजा है। खैर, जो मैं समझ रही हूँ मैं उसके आधार पर इसका जवाब दे रही हूँ। शायद आप ये बोलना चाहते हैं कि जब आप वीडियो चलाते हैं जो उसका शीर्षक होता है, शीर्षक में आप पहले गांव का नाम लिखें, ताकि पहले हम गांव के बारे में जान जाएं कि कहाँ की खबर है और उसके बाद ही हम वीडियो देखें। शायद आप ऐसे करते भी हैं, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे जो आपने सवाल भेजा है कि अगली बार से जो भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं वहाँ पर हम गांव का नाम ज़रूर से जोड़ दें। तो दोस्तों, सभी को सवाल भेजने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। बस इसी तरह से आप खबर लहरिया के चैनल को देखते रहिए और अपने बढ़िया बढ़िया सवाल और जो भी अपने गांव के आसपास की समस्याएं हैं वो भी आप मेरे साथ में शेयर करते रहिए, ताकि वहां की रिपोर्टिंग भी हम जा कर के कर सकें और आपके सवालों के जवाब भी दे सकें। और खबर लहरिया की ज़मीनी हकीकत की रिपोर्टिंग को आप देखते रहें। तो दोस्तों, मैं जाते जाते बस यही बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का पालन अभी भी आप करें। भले ही दुकानें खुल गई हैं, मार्केट खुल गई हैं, लेकिन आप जब भी बाहर जाते हैं अपने मुंह में मास्क लगा करके, दुपट्टा बांध करके या साफ़ी बांध करके ही बाहर जाएं। आप जब वहाँ से वापस घर में आते हैं तो नहाएं, अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से धोते रहें और बगैर मतलब के, बगैर काम के भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी आपके नए सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।